हम देखते हैं बाहर भट्टियों में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब कौन कौन से इलेक्ट्रोड प्रयोग होते हैं, उसके कैसे कौन सा इलेक्ट्रॉन कैसे उत्पन्न डिजाइन किया जाता है। निर्माणकारी पदार्थों के अनुसार वैद्युत आर्क भट्टियों में प्रयोग होने वाले इलेक्ट्रोड के अनुसार निम्नलिखित तीन प्रकार के होते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तीन प्रकार। कार्बन इलेक्ट्रोड, ग्रेफाइट और सैडर वर्ग। कौन सा? सैडर वर्ग इलेक्ट्रोड। तीन हो गए। और कार्बन इलेक्ट्रोड है वो छोटी भट्टियों के लिए, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड है थोड़ी बड़ी भट्टी है, और सैडर वर्ग जो परिवर्तक भट्टियां क्या है, जो परिवर्तक भट्टियां होती हैं मिश्रित धातुवाद आदि होती है उनमें। अब इसे वो देखते हैं किस तरीके से इनको यूज किए जाते हैं। आपको ये याद रखना है कौन कौन से इलेक्ट्रोड यूज होते हैं। आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। कार्बन, ग्रेफाइट, सैडर। अब वैद्युत आर्क भट्टियों के लिए सूत्रों का व्युत्पन्न करते हैं, डेरिवेशन करते हैं क्या है। अब देखो आर्क भट्टियों में आर्क फर्नेस ट्रांसफार्मर है, प्राइमरी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है और सेकेंडरी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। कौन सा? सेकेंडरी वाइंडिंग है। अब देखो ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग। अब हमने क्या देखो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए होता है आर, ट्रांसफार्मर के जो वो बनाएंगे आप क्या कहते हैं इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो इस तरीके से बनता है। ये दो चीजें हैं तो ये क्या है, क्या कहते हैं आर और एल, यानी कि से आर को रेजिस्टेंस और एक्स को रिएक्टेंस बोल दिया जाता है। और जो प्राइमरी साइड का उसे भी किस तरफ रेफर कर लिया गया है, सेकेंडरी साइड में। सेकेंडरी साइड क्या है? इलेक्ट्रोड है हमारा। आर ही क्या है? जो इलेक्ट्रोड का रेजिस्टेंस है उसकी बात करेगी। अब देख लीजिए क्या कह रहे हैं। वी क्या है? वोल्टेज है, ठीक। आर टी क्या? ओम मात्रक में द्वितीय पक्ष के सापेक्ष परिणामी का कुल प्रतिरोध। आर टी क्या है? इसमें सेकेंडरी साइड का कुल प्रतिरोध है। एक्स टी क्या है? सेकेंडरी साइड का कुल रिएक्टेंस है। आर टी क्या? और आर एल क्या है? ओम मात्रक संयोजक तारों का कुल संयोजक तारों का कुल प्रतिरोध। और एक्सएल क्या है? ओम मात्रक संयोजक तारों का कुल प्रतिरोध। आर ई क्या? ओम मात्रक में इलेक्ट्रोड का कुल प्रतिरोध। ये तो हो गया टोटल ट्रांसफार्मर का, इक्विवेलेंट ट्रांसफार्मर का। ये किसका हो गया? संयोजक तारों का प्रतिरोध और रिएक्टेंस। और ये क्या हो गया? जो इलेक्ट्रोड है उसका प्रतिरोध। आर ए ओम मात्रक में इलेक्ट्रॉन आर्क कुल प्रतिरोध। आई एम्पियर जो धारा प्रवाहित होगी। ये वोल्ट मात्रक विद्युत धारा। अब इसमें सिर्फ आपको डेरिवेशन देख लेना है, डेरिवेशन नहीं देना, सिर्फ आपको ये याद रखना है किसकी प्रोपोर्शनलिटी होती है। आई स्क्वायर आर टी आता है जिसमें जो हीट होती है वो आई स्क्वायर किसके? करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। हीट किसकी प्रोपोर्शनल होती है? करंट की स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है ना। अब हम सीधा ये देख, क्योंकि आपके एमसीक्यू में इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, सीधा ये पूछेगा जूल का नियम किसे कहते हैं। जूल का नियम किसे कहते हैं आपको याद रखना। जूल का नियम किसे कहते हैं? आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। जहाँ पे हीट किसके प्रोपोर्शनल है? धारा के स्क्वायर के, ठीक है। अब देखते हैं हाई फ्रिक्वेंसी एडी करंट हीटिंग। हाई फ्रिक्वेंसी एडी करंट हीटिंग से पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि हाई फ्रिक्वेंसी हीटिंग में क्या करते हैं, फ्रिक्वेंसी को बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंसी पे करके और जो उनके मध्य अणु है उनको कंपन कराया जाता है। मेटल के अंदर जो अणु कंपन करेंगे तो वो क्या करेंगे, कंपन करने से उनमें घर्षण होगा, घर्षण से वो क्या करेंगे, घर्षण से उनमें ऊर्जा हीट उत्पन्न होगी, हीट से वो पिघल जाएंगे। अब इसमें देख लीजिए प्रोसेस क्या होता है। ये इस तरीके से वो डायग्राम होता है। एक एसी धारा दी जाती है और ये क्या है, एक कॉइल बना दी जाती है और उसमें मेटल की जब रोड डाली जाती है तो ज्यादा तेजी से, क्योंकि एसी क्या होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज होते जाते हैं, जितनी ज्यादा जल्दी चेंज होगी उतनी ज्यादा फ्रिक्वेंसी इसकी बढ़ेगी। तो चेंज करने से इसमें मेटल में जो वाइब्रेशन होंगे वो तेज हो जाएंगे। वाइब्रेशन होने से मेटल आपस में वो अणु फ्रिक्शन करेंगे, फ्रिक्शन से हीट हो जाएगा। इस प्रक्रम में चार्ज को एक तापन कुंडली के अंदर रखा जाता है और इस तापन कुंडली में उच्च आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित हो की जाती है। इससे परिवर्तनशील सघन चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जो प्रेरण प्रभाव द्वारा चार्ज में प्रेरित भंवर धारा उत्पन्न करता है। ये उच्च आवृत्ति पर उच्च फ्लक्स घनत्व से उत्पन्न होने के कारण चार्ज में अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न कर देती है और इससे चार्ज गर्म हो, चार्ज मतलब जो मटेरियल की बात कर रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट हमें गर्म करना है। यह उच्च आवृत्ति पर भंवर धाराएं तापन कहलाता है। इस प्रकरण में अचुंबकीय पदार्थों की अपेक्षा चुंबकीय पदार्थों का तापन अति उत्तम होता है। चुंबकीय की अपेक्षा अचुंबकीय पदार्थों का तापन, क्योंकि अचुंबकीय पदार्थों में ऊष्मा उत्पादन केवल भंवर धारा हानियों के कारण होता है। क्योंकि अचुंबकीय पदार्थ में किसी कारण होगा, भंवर धाराओं की हानियों के कारण। अचुंबकीय पदार्थों में ऊष्मा का उत्पादन किसी कारण होता है, भंवर धाराओं की हानियों के कारण। क्योंकि चुंबकीय पदार्थों में भंवर धारा तथा दोनों प्रकार की हानियां संभव, दोनों हानियां द्वारा संभव है। जबकि और अचुंबकीय में किसी कारण होता है केवल भंवर धारा के कारण, और जबकि चुंबकीय भंवर तथा हिस्टैरिसीस दोनों का होता है। अब लाभ क्या है, उच्च आवृत्ति वाले भंवर धारा तापन के लाभ निम्नलिखित है। कम उच्च आवृत्ति वाले भंवर धारा तापन के लाभ, इसके लाभ क्या क्या है।
इसके लाभ है कम ऊष्मा क्षय, भौड़ धारा द्वारा चार्ज के अंदर की ऊष्मा का उत्पादन करने कम ऊष्मा की हानि होती है। और इसमें ऊष्मा का क्या है, इसमें चार्ज है अंदर से बाहर की ओर गर्म होता है, ना कि बाहर से अंदर। सुगम तापन नियंत्रण, भौड़ धाराओं तथा हिस्टैरिसीस हानियों द्वारा उत्पादित ऊष्मा की आवृत्ति तथा उच्चतम फ्लक्स घनत्व पर निर्भर करती है। इसलिए आवृत्ति, उच्चतम फ्लक्स घनत्व B के नियंत्रण द्वारा ताप नियंत्रण अति सरल तथा यथार्थ होता है। एडीकरण का सोर्स है के ई, ये कांस्टेंट है, बी स्क्वायर बी एफ टी याद कर लो, बी स्क्वायर एफ स्क्वायर टी फॉर थिकनेस, और हिस्टैरिसीस का के बी की पावर 1.6 एफ, और उसमें भी वॉल्यूम आ जाता है। ठीक है। सुगम ऊष्मा वेगन, इस प्रकार के चार्ज के अंदर भंवर धाराओं में भेदन गहराई का मान प्रदायी आवृत्ति के वर्गमूल के विलोमानुपाती होता है। इसलिए उपयुक्त प्रदायी आवृत्ति द्वारा घान के अंदर वांछित गहराई तक ऊष्मा वेगन करके तापन संभव होता है। इसका मतलब क्या है, जो इसमें तापन है कि कितनी मोटी से मोटी परत हो उसमें अंदर तक ये हीट अप कर देगा, मतलब गर्म कर देगा। ऐसे नहीं कि आधी राधी को ज्यादा ऊर्जा बढ़ानी पड़ेगी, नहीं। एक समान तापन, पदार्थ के एक समान सतह तापन के लिए एक स्वच्छ सरल सुवग्नीय तथा कम समय लेने वाला प्रकार, बहुत कम समय के अंदर ही ये किसी भी पदार्थ को गर्म कर देता है। उच्च आवृत्ति वाले भंवर धाराएं तापन सूत्र का व्युत्पन्नीकरण, पदार्थों के ऊष्मा उपचार के लिए प्रयुक्त उच्च आवृत्ति भंवर धारा तापन विधि के अंतर्गत चार्ज मटेरियल की सतह लंबवत तापन वेगन की गहराई को ज्ञात करने का सूत्र है। ये वेगन गहराई मतलब कितनी गहराई तक कोई फ्रीक्वेंसी वाला कितने तक गर्म कर सकता है। गहराई को डेल से नापा गया है 1/2 बाई रूट रो 10⁻⁷ म्यू इंटू एफ। ठीक है, आप देखो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी क्या कहते हैं उतनी कम गहराई तक नाप सकता है। वर्गमूल है तो इसके स्क्वायर में नापेगा। उसके बाद है वेगन गहराई, सेंटीमीटर मीटर में है, ये सेंटीमीटर में। ठीक है, तो सीधा हो जाएगा, वैसे आपको ये फॉर्मूला याद रख लेना। उसके बाद है एप्लीकेशन कहाँ है, इस तापन विधि का प्रयोग धातुओं के ऊष्मा उपचार में कठोरीकरण के लिए, पृष्ठ कठोरीकरण के लिए तथा अनिलीकरण के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसका प्रयोग उच्च तापक्रम 600 डिग्री सेल्सियस तक को झेलने तक किया जाता है, जहाँ तांबा जैसा चांदी इनकी मृधातु कठोर सोल्डर की तरह प्रयोग में लाई जाती है। अब आता है डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। डाइलेक्ट्रिक हीटिंग क्या है, मैं ये देखो डाइलेक्ट्रिक हीटिंग क्या होता है। सबसे पहले हम एक डाइलेक्ट्रिक का सबसे कैपेसिटर पे चलते हैं। कैपेसिटर C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ठीक है, इसके प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक, एरिया बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, और डायमीटर डिस्टेंस बढ़ेगी तो कैपेसिटेंस घटेगा। तो क्या है, अधातु या विद्युत रोधी पदार्थ जैसे लकड़ी, पेपर, प्लास्टिक, हड्डी, सिरेमिक, रियोन आदि ऐसे पदार्थ जिनका ज्वाला द्वारा तापन संभव नहीं है, उन्हें परावैद्युतन तापन द्वारा गर्म किया, जिनका ज्वाला द्वारा मतलब जिन्हें हीट के थ्रू गर्म नहीं किया जा सकता, उसमें उन्हें परावैद्युतन तापन द्वारा गर्म किया जाता है। जिस पदार्थ को गर्म करना होता है उसे धातु की दो शिलाकार इलेक्ट्रोड के बीच रख दिया जाता है। जो धातु को गर्म करना होता है तो इलेक्ट्रोड क्या करते हैं, बीच में रख देते हैं। ठीक, और उनकी लगभग 10 से 40 मेगा साइकिल प्रति सेकंड आवृत्ति की 20 किलोवाट AC दी जाती है। इस प्रकार विद्युत रोधी पदार्थ का प्रत्यावर्ती विद्युत स्थैतिक क्षेत्र के अंतर्गत तापन होता है। इस परावैद्युतांक क्षय के कारण ऊष्मा उसी प्रकार उत्पन्न होती है जिस प्रकार चुंबकीय पदार्थों में हिस्टैरिसीस लॉस के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है। जिस प्रकार चुंबकीय मंदन के कारण हिस्टैरिसीस लॉस के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, इन दोनों ऊष्माओं के अंतर केवल यही है कि जब चुंबकीय पदार्थों को प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चुंबकीय आणविक घर्षण के कारण हिस्टैरिसीस हानि होती है, जो ऊष्मा के रूप में प्रदर्शित होती है। जब इसमें प्रतिरोधी पदार्थों को प्रत्यावर्ती विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तब आंतरिक परमाणुीय घर्षण के कारण परावैद्युतांक हानि होती है, जो ऊष्मा के रूप में परिवर्तित होकर तापन करती हैं। इस परावैद्युत तापन कहते हैं। एक बार और देख लेते हैं। इसमें परावैद्युत क्षय के कारण ऊष्मा उसी प्रकार उत्पन्न होती है जिस प्रकार चुंबकीय क्षेत्रों में, जैसे कि हमने वहां बताया था चुंबकीय क्षेत्रों में
एडी और हिस्टैरिसीस दोनों होती हैं, और जबकि अचुंबकीय में कौन सी होती है, केवल हिस्टैरिसीस होती है। हम अचुंबकीय में क्या कहते अचुंबकीय पदार्थों में क्या था, अचुंबकीय पदार्थों में था आपका केवल एडी करंट के कारण। ठीक है, इन दोनों ऊष्माओं के अंतर केवल यह है कि जब चुंबकीय पदार्थों में प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तब चुंबकीय आणविक घर्षण के कारण हिस्टैरिसीस हानि होती है, जो ऊष्मा के रूप में प्रदर्शित होती है। जब इसमें प्रतिरोध पदार्थों में प्रत्यावर्ती क्षेत्र में रखा जाता है तो आंतरिक परमाणु के कारण प्रवर्धितांक हानि होती है, यानी कि एटॉमिक फ्रैक्शन के कारण प्रवर्धितांक हानि होती है, जो ऊष्मा के रूप में परिवर्तित होकर तापन करती है। इसे परिवर्तन तापन कहते हैं। और डाइलेक्ट्रिक लॉस का 10 डेल का फॉर्मूला हमने आपको मेजरमेंट में पढ़ाया हुआ, जब डाइलेक्ट्रिक मेजरमेंट की बात की होगी। डाइलेक्ट्रिक लॉस 2πf होता है इंटू 10 डेल। यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक लॉस जो है वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती है, इसलिए यह ताप उच्च वोल्टेज तथा उच्च आवृत्ति पर किया जाता है, इस कारण इसे उच्च आवृत्ति तापन के अंतर्गत महत्व दिया गया है। ठीक है, और बाकी का हम देखते हैं अगले लेक्चर में।